यह बात है उस समय की जब जमशेदजी नसरवानजी टाटा जर्मनी की यात्रा कर रहे वे स्टीम लाइनर में अपने फर्स्ट क्लास के केबिन के दरवाजे पर खड़े थे। तभी उन्होंने जहाज के निचले डेक पर बहुत चहल पहल देखी। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि स्वामी विवेकानंद भी उसी जहाज पर सवार थे। उनके प्रति सम्मान और जिज्ञासावश जे.एन. टाटा ने उनसे मिलने का फैसला किया। स्वामी विवेकानंद ने भी इन सम्मानित उद्योगपति के बारे में सुना था। कुछ देर बातचीत के बाद जे.एन. टाटा ने जब स्वामी जी से कहा, मेरे पास भारत के अलग अलग हिस्सों से ली गई मिट्टी की बोरियां हैं। मैं मिट्टी के इन सैंपल्स को जर्मनी ले जा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से किसी भी जिले के सैंपल से फायदेमंद तरीके से लोहा निकाला जा सकता है। ठीक है सर, भले ही इन बोरियों में आयरन रिच मिट्टी हो, पर क्या आप ईमानदारी से मानते हैं कि जर्मन्स आपको सच बताएंगे? आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी यूरोपीय राष्ट्र भारत को मजबूत, इस्पात समृद्ध और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं देखना चाहता है। मिट्टी भले ही आयरन रिच हो, पर दुखद सच्चाई यह है कि इस बारे में यूरोप में पूछताछ करने से आपको अविश्वासी और नेगेटिव रिस्पॉन्सेस ही मिलेंगे। क्योंकि कई यूरोपीय लोगों के साथ पहले हुई बातचीत के दौरान जे.एन. टाटा को भी ऐसा लगा था। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सुझाव देते हुए आगे कहा, आप भारत में ही एक मॉडर्न रिसर्च सेंटर और कॉलेज क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप कुछ अच्छे भारतीय युवाओं को मिट्टी की पहचान करने, रिसर्च करने और धातुओं को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके खोजने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं करते? इसमें अभी भारी खर्च है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको यूरोप की कई यात्राओं से तो बचाएगा ही, साथ ही आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। स्वामी जी ने उन्हें आगे विस्तार से बताया कि मैसूर के राजा वोडेयार अंग्रेजों के अधीन होने के बावजूद उनकी हर संभव मदद अवश्य करेंगे। उन्होंने वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लेने के लिए शिकागो की यात्रा को प्रायोजित करने में भी स्वामी जी का अच्छा सहयोग किया था। जाहिर है जे.एन. टाटा को यह ठीक लगा, क्योंकि इस समुद्री यात्रा में की गई योजना के फलस्वरूप ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर की स्थापना हुई।